सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी के इंटरनेशनल प्राइम टाइम शो में आपका स्वागत है, जो कि भारतीय वक्त के मुताबिक रोज दोपहर 2:30 बजे आपके सामने यूट्यूब पर आ जाता है। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर आपको बता दूं कि मैंने कुछ वक्त पहले कहा था कि इजराइल के ऊपर इस बार ईरान का हमला भारी पड़ सकता है। ईरान फुल कॉन्फिडेंट है और पूरी तरह से खतरनाक तैयारी कर रहा है। वो सारी रिपोर्ट, सारे अपडेट्स मैं आपको विद प्रूफ दिखा रहा हूं। लेकिन आज एक ऐसी बात सामने निकल के आई है, एक कमांडर ने ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद वो प्लान बिल्कुल क्लियर हो गया है ईरान का, किस तरह से वो इजराइल को हिला कर रख सकता है। मैंने बहुत पहले कहा था, वही बात अब सही साबित हो गई है। दोस्तों, अब ईरान के मिसाइल मैन के भाई सीनियर जनरल ने पूरा ब्लूप्रिंट बता दिया कि कैसे वो इजराइल के हमलों का जवाब देंगे। उन्होंने राज खोला है। कमांडर जनरल मोहम्मद तेहरानी ने एक बड़ा बयान दिया जिसके बाद हड़कंप मच गया है। आपको बता दूं, इन्होंने कहा है कि इजराइल अगर हम पर रॉकेट मारता है, मिसाइल मारता है, तो 8 से 12 मिनट उस मिसाइल को हमारे देश में गिरने में लगेंगे। यानी अगर वहां से इजराइल से रॉकेट दागता है तो कम से कम 8 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन ईरान अगर रॉकेट दागता है इजराइल, तो 2 मिनट में इजराइल का बड़ा नुकसान कर सकते हैं और सही निशाने पर हमला कर सकते हैं। और ये सारा प्लान इस तरह से होगा क्योंकि कमांडर ने बताया कि हम ईरान से हमला नहीं करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। उन्होंने कहा कि ईरान हमला सीरिया से भी करेगा, लेबनान से भी करेगा और गाजा से भी हमला इजराइल पर कर दिया जाएगा। बाकी हम तो अपने मुल्क से करेंगे ही। इसका मतलब ये हुआ कि लेबनान से हिजबुल्ला और फिलिस्तीन से, गाजा से हमास और सीरिया से फातिमियून ब्रिगेड जो है वो हमला करेगी। एक साथ इतने सारे जगह से इजराइल पर हमले। और आपको बता दूं कि ऐसे रॉकेट और मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा जो कभी भी इन देशों ने, इजराइल, गाजा और फिलिस्तीन के लोगों ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। इस बात से ये बात क्लियर हो गई और पूरी दुनिया को ये मैसेज जा चुका है कि अगर इजराइल ने कोई भी गलती करी तो इस बार ये उस पर बहुत भारी पड़ जाएगा। ईरान के इस प्लान की सारी दुनिया में तारीफ हो रही है। बहरहाल अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ईरान की जो मीटिंग है, चल रही है न्यूक्लियर टॉक की, वो बंद हो गई थी, मैंने कुछ दिन पहले बताया था। अब वो दोबारा से रिज्यूम हो गई है, बातचीत शुरू हो गई है। और आपको बता दूं, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये बात कंफर्म की गई है कि तेहरान का यानी ईरान का मेन मोटिव ये है इस मीटिंग के ज़रिए कि किसी भी हालत में ये जो पाबंदी हम पर लगे हैं, ईरान पर लगे हैं, उनको ख़त्म की जाए, बंद करवाई जाए और आगे तेज़ी से, मजबूती से काम किया जाए। दोस्तों, इजराइल पूरी तरह से बौखलाया हुआ है और आपको बता दूं कि इजराइल ने अमेरिका से भी अपने आप को कई जगह से अलग किया हुआ है। अब आपको बता दूं कि डील हो सकती है, ईरान की बात सभी मुल्क मान सकते हैं, पाबंदियां भी हट सकती हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके बाद इजराइल बौखला गया है। यह मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखा रहा हूं। बेनेट ने, पीएम बेनेट ने, इजराइल ने कहा है कि इजराइल तब भी अटैक कर सकता है जब ईरान का एग्रीमेंट हो जाए। यानी एग्रीमेंट अगर हो भी जाए, इजराइल को छोड़कर सारी दुनिया अगर ईरान से एग्रीमेंट भी कर ले, तब भी इजराइल हमला करना चाहे तो ईरान पर हमला कर सकता है। इसी के साथ आपको बता दूं, अब यहाँ बात इजराइल की चल रही है तो आपको बता दूं कि इजराइल के प्रेसिडेंट बेनेट ने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि जेरूशलम के अंदर हम फिलिस्तीन का विदेश मंत्रालय नहीं खुलने देंगे, हम कोई दफ्तर नहीं खुलने देंगे, कोई एम्बेसी नहीं खुलने देंगे, क्योंकि ये सिर्फ इजराइल का ही है और जेरूशलम जो है एक ही देश की राजधानी है। इससे बात ये बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इजराइल फिलिस्तीनियों पर जुल्म जारी रखेगा। दोस्तों, इजराइल की बदतमीजी और गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है और आपको बता दूं कि कल की रिपोर्ट में मैंने आपको एक बड़ा अपडेट ये दिया था कि सीरिया के गोलान हाइट पर पूरी तरह से कब्जा जमाने के लिए, कब्जे को पक्का करने के लिए
अब इजराइल की नई सरकार ने वहां के लिए बजट पास कर दिया है और 21,000 नए यहूदियों को वहां बसाने की बात करी है, जिसका पूरी तरह से सीरिया की सरकार ने विरोध किया है और कहा है कि लगभग 50 साल पहले जिस जगह पर कब्जा किया है पूरी दुनिया में उस जगह को सीरिया का ही माना जाता है। लेकिन सिर्फ अमेरिका ही एक ऐसी कंट्री है पूरी दुनिया में जो उस गोलान हाइट को इजराइल का हिस्सा मानती है, जिसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। दोस्तों, लगातार इजराइल का आतंक बढ़ता जा रहा है। इसी महीने में दूसरी बार सीरिया पर अटैक किया। जी हां, इस बार एक कार्गो शिप पर अटैक किया। कार्गो शिप के अंदर कोई हथियार नहीं था, ह्यूमैनिटेरियन चीज़ें थीं, खाना पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें, गेहूँ, चावल, कंबल, इस तरह की चीज़ें थी। उस पर अटैक कर दिया गया इजराइल की तरफ से। इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त अगर कोई है तो भारत के इस वक्त अंधभक्त और दूसरी तरफ इनके बाप यहूदी। देखिए वीडियो। दोस्तों, आपको बता दूं कि इजिप्ट, फिलिस्तीन और जॉर्डन ने आपस में एक बार फिर से मुलाकात करी है और मुलाकात करने के बाद फिलिस्तीन के हालात को सुधारने के ऊपर बातचीत करी है और इस बात पर जोर दिया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में फिर से बातचीत जारी हो, जिससे आम जनता के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हों वो कम हो। जॉर्डन हमेशा से फिलिस्तीनियों की मदद करता रहता है, लेकिन एक बात ये भी है कि पीछे से ये इजराइल के भी साथ रहता है। जाहिर सी बात है, ये उसकी पॉलिटिक्स है। अगर बिल्कुल ही वो भी कट जाएगा तो भाई जाहिर सी बात है इजराइल उसकी भी नहीं सुनेगा। बहरहाल यही दुआ है कि कुछ बीच का रास्ता निकल जाए और इजराइल का जो जुल्म है फिलिस्तीनियों पर कम हो जाए। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलूंगा अफगानिस्तान में महिलाओं का बुरा हाल है। महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, सड़कों पर उतरी हुई हैं और अपने हक की आवाज़ बुलंद कर रही हैं, अपना हक मांग रही हैं। उनका कहना यह है कि हमें रोज़गार दो, हमें नौकरी करने की इजाज़त दो, हमें पढ़ने की इजाज़त, हमारे लिए कॉलेज खोलो, स्कूल खोलो, वो जो हम पे पाबंदी लगाई है उन पाबंदियों को हटाओ। आपको बता दूं कि लगातार सड़कों पर महिलाएं उतरी हुई हैं और अब हाल ये हो गया है कि गोलियों से भी नहीं डर रही हैं। देखिए एक छोटा सा वीडियो। अब इन सबके बावजूद तालिबान ने एक बड़ी बात कही है। तालिबान ने कहा है कि स्कूल और कॉलेज चलाने और आगे बढ़ाने के लिए और एजुकेशन सिस्टम को यानी पूरी तरह से औरतों के ऊपर ही डाल दिया है कि औरतों की चीज़ों को पूरा करने के लिए, उनके एजुकेशन सिस्टम को बनाने के लिए हमारे पास रकम ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। मतलब उनका कहना यह है कि यूनिवर्सिटी खोलने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब इन्हीं की बात रखकर तालिबान अब दुनिया से पैसे की मदद चाहता है। दोस्तों, इसी के साथ पाकिस्तान को एक बड़ा झटका। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 132 में से 99 स्थान पर है, 99th पोजीशन पे है, यानी काफ़ी नीचे है। किस चीज़ में? जी हाँ, वहाँ पर इनोवेशन, एजुकेशन, जॉब, वही जो भारत में है बेरोज़गारी
और लोगों की परेशानियां, गरीबी, गुर्बत, एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा बेकार है। वो 99 पायदान पर है। भले ही पाकिस्तानी इस बात को नहीं मानेंगे, इस वक्त वो बिल्कुल भाजपा की तरह ही रिएक्ट करेंगे और अंधभक्तों की तरह कि नहीं भाई हमारा, जबकि खुद प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस बात को क्लियर कह दिया था बिल्कुल साफ ज़बान में, और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ बोला अच्छी बात है भाई, कोई बात झूठ तो नहीं बोली ना भाई, एक्सेप्ट तो कर लिया कि हम भाई हमारा पैसे नहीं है, हमारा मुल्क एकदम फटीचर हालत में है, देश चलाने के लिए पैसा नहीं है, एक्सेप्ट तो कर लिया था, तुम भी एक्सेप्ट करो भाई। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि एक तरफ तो 99 स्थान पर पाकिस्तान है और जहां पाकिस्तान की बात है वहां भारत की ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। भारत 44वें स्थान पे है। जी हाँ, भारत की और पाकिस्तान की कोई तुलना ही नहीं है। भारत बहुत ही ऊंचाई पर है फिलहाल अभी। भले ही भारत में इस वक्त अंधभक्तों ने कत्लेआम मचा रखा है, मुसलमानों की जान खतरे में है और ईसाइयों को भी अब मारना काटना शुरू किया जा चुका है। लेकिन बात अगर इंडेक्स की करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत 44वें नंबर पे है और पाकिस्तान काफ़ी नीचे है। और आपको बता दूं चीन 12वें स्थान पे है और आपको बता दूं ईरान 60 नंबर पर है, 60वें नंबर पर है। पहले नंबर पे साउथ कोरिया है। जी हाँ दोस्तों, साउथ कोरिया पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाला, एजुकेशन सिस्टम वहाँ पर हर चीज़ मतलब परफेक्ट है। अब आपको बता दूं तुर्की 18वें नंबर पे है, यानी भारत से ज़्यादा तेज़ तरक्की करने वाला मुल्क तुर्की है। नेटो का पार्ट है तुर्की। जी हाँ, और नेटो से यूक्रेन के लिए बार बार रूस धमकी देकर कह रहा है, धमकी भरे लहजों में कह चुका है। मैंने आपकी कल की रिपोर्ट में, परसों और तरसों की रिपोर्ट में भी बताया है। यूक्रेन का अपडेट मैं आपको बार बार दे रहा हूं। यूक्रेन के लिए रूस ने, पुतिन ने सीधा सीधा नेटो से कहा है कि आप जो है यूक्रेन को अपने देशों में, अपने नेटो में शामिल मत कीजिएगा और किसी भी तरह से आप अपने हथियारों को मत दीजिएगा और अपने सैनिकों की मदद यहाँ मत पहुँचाइएगा यूक्रेन। एक तरफा सारी अपनी शर्तें दबंगई से पुतिन रख रहे थे। ऐसे में तुर्की ने व्लादिमीर पुतिन से कहा है कि एक तरफा अपनी शर्तों को रखना बंद करें और नेटो से बात करें। 12 जनवरी को नेटो रूस से मुलाकात करना चाहता है जिसमें तुर्की भी शामिल होगा। तुर्की ने आगे ये भी कहा कि रशिया और नेटो को एक साथ आमने सामने आकर बात करनी चाहिए और दोनों लोगों को ऐसा प्रपोजल लेके आना चाहिए जो दोनों ही एक्सेप्ट कर सकें। इसी बीच में रूस ने, जहां अगर रूस की बात आई तो रूस के बारे में अपडेट और देता चलूं कि रूस ने एक ऐसी ड्रिल करी है जिस ड्रिल के अंदर 100 से ज़्यादा सैनिक मौजूद थे और ये हवाई ड्रिल थी जिसमें रूस के जंगी जहाज़ों ने ये तैयारी करी कि अगर दुश्मन के जहाज़ हमारे मुल्क में घुसेंगे तो किस तरह से उन्हें वापस ढकेलना है। रूस की लगातार ऐसी ही शक्ति प्रदर्शन की वजह से यूक्रेन और अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। हरिद्वार में मुसलमानों के कत्लेआम की बात पूरी दुनिया में फैल चुकी है। वैसे तो सारी दुनिया के मुस्लिम देश इस वक्त खामोश रहे, नॉन मुस्लिम देश ज़रूर बोले। इसमें अब पहला मुस्लिम देश अगर कोई बोला है तो वो है पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान ने भारत के दूतावास के नेताओं को, अपने यहाँ एम्बेसडर को बुलाया, तलब किया और उनसे कहा कि अपने मुल्क में ये जो इस्लामोफोबिया चल रहा है इसको जल्द से जल्द रोके। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भारत में ये कार्रवाई लगातार हो रही है मुसलमानों के खिलाफ और भारत सरकार इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार मुसलमानों को निशाना बनाया जा चुका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपमानजनक बातें और मुसलमानों के कत्ल की बातें लगातार बढ़ती जा रही हैं। दोस्तों, भारत का पड़ोसी मुल्क श्रीलंका इस वक्त पूरी तरह से बर्बादी की कगारी पर आ चुका है। पूरी तरह से गरीबी छा चुकी है। अभी तक श्रीलंका इस बात को छुपा रहा था लेकिन अब ये दुनिया के सामने आ गई है। हालात बहुत गंभीर हैं, आप समझ लीजिए। श्रीलंका की जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है टूरिस्ट, जो विदेश से लोग यहाँ आते थे, विदेशी मुद्रा यहाँ खर्च करते थे। इससे जो है उनके बैंकों में, यानी श्रीलंका के बैंकों में विदेशी मुद्राएं होती थी, इससे देश जो है मजबूत हुआ करता था। अब कोविड-19 के चलते हुए लगभग 2-2.5 साल से पूरी तरह से यहाँ पर टूरिस्ट पूरी तरह से बैन हो चुके हैं, नहीं आ सकते हैं। पूरी दुनिया से यहाँ कोई घूमने फिरने नहीं आ रहा, जिसकी वजह से ये देश गरीबी की तरफ जा चुका है। और आपको ये बात अभी तक हल्की लग रही होगी लेकिन आप समझ लीजिए, श्रीलंका ने
नाइजीरिया, जर्मनी और साइप्रस में अपने दूतावास को ही बंद कर दिया है, क्योंकि पैसा ही नहीं है अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए। सरकारी नौकरियां, जैसे भारत में हाल है, सरकारी नौकरियां निकलना तो छोड़ो, सरकारी नौकरों को भी कम करना शुरू कर दिया है, छांटना शुरू कर दिया है। श्रीलंका के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। आपको बता दूं कि दूसरी तरफ चीन का बड़ा कर्जा भी श्रीलंका पर है। इतना ही नहीं, बैंकों को श्रीलंका की सरकार ने ऑर्डर दिया है कि डॉलर से जो कमाई हो रही है उसका 1/4 हिस्सा सरकार को बैंक दे। दोस्तों, आखिर में आपको मैं रूस और ईरान की तरफ ले चलूंगा। रूस और ईरान बहुत ही गहरा कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहे हैं, एक दूसरे से बहुत गहरा कांटेक्ट करने जा रहे हैं, रिश्ते मजबूत करने जा रहे हैं और काफ़ी बड़े बड़े बिजनेस डील्स भी आने वाले वक्त में हो सकती है, क्योंकि जनवरी में व्लादिमीर पुतिन से रूस में यानी मॉस्को में मुलाकात कर सकते हैं ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी। और आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर ये प्रूफ लगा रहा हूं, रशिया के ही न्यूज़ से ही क्रेमलिन ने ये बात कही है। जी हाँ, क्रेमलिन ने क्लियर कर दिया है और रशियन मीडिया का खुल्लम खुल्ला ये दावा है कि ईरान और रूस बेहद करीब आ चुके हैं। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट में लिखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी। जय हिंद।